हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका जो है फर्स्ट क्लास रहेगा, जिसमें आप लोगों को मैं शुरुआत कर रहा हूँ ग्रामीण समाज एवं विकास से। यह जो है ग्रामीण समाज एवं विकास, इससे रिलेटेड जो है यूपी लेखपाल में जो है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को जो है फर्स्ट मैं लेक्चर में कराऊंगा भारत के संदर्भ में जो है ग्रामीण विकास, यानी जो है भारत के संदर्भ में यानी कैसे कैसे जो है ग्रामीण विकास हुआ है, उनसे रिलेटेड जो है कराया जाएगा। देखिए, यह जो सीरीज रहेगी आप लोगों को बता देते हैं कि एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगी, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में टॉप 70 एमसीक्यू कराया जाएगा, जो भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास से रिलेटेड रहेगा। ये सभी के सभी कह सकते हैं कि इतिहास से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि किस प्रकार से जो है ग्रामीण विकास हुआ है उन्हीं से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन रहेंगे। तो यदि आप लोग जो है इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो बने रहिए आप लोग इस सीरीज में, और इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो इसी प्रकार जो है मैं इन्वायरमेंट करा दूंगा, क्योंकि वो तो 10 नंबर का आएगा, और साथ ही साथ जो आप लोग जो है कहेंगे मैं करा दूंगा, बहुत अच्छे लेवल से कराऊंगा, आप लोगों को बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताना है कि जो भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास है उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केवल कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि करना रहा है इसका मुख्य उद्देश्य, या ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को जो है ऊंचा उठाना होगा, या शहरी क्षेत्र में जो पलायन है इसी को क्या करना है, बढ़ावा देना होगा, या केवल जो है सड़कों का निर्माण कर देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो यदि आप लोग जो है क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग इसका जो है आंसर कर लेंगे, क्योंकि ग्रामीण विकास का जो मुख्य उद्देश्य होगा केवल कृषि उत्पादन में जो है वृद्धि कर देने से हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्योंकि जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, यानी जो ग्रामीण आबादी है, उनमें जो है कृषि उत्पादन के में जो है वृद्धि तो करना के साथ साथ उनके इन्वायरमेंट में जो है सुधार करना होगा, उनकी आर्थिक समस्या का जो है उठाना होगा, और साथ ही साथ हेल्थ इशू को देखना पड़ेगा। यानी केवल कृषि उत्पादन से कोई मतलब कि हाँ होगा, लेकिन इनमें इसमें जो है केवल लिख देने के कारण यह जो है ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यानी केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि कर देने से ग्रामीण विकास नहीं हो जाएगा। तो बी यानी ए नहीं होगा। बचा कौन सा, तो देखिए बी। तो ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना बिल्कुल हो सकता है। कह रहा है कि सी शहरी क्षेत्र में पलायन को बढ़ावा देना, नहीं भाई। यदि आप लोग जो है वहीं पर जो है सारी सुविधाएं दे देते हैं तो जो वहाँ के निवासी हैं क्यों शहर में आएंगे, यानी शहरी क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका कारण मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। केवल सड़कों का निर्माण कर देना भी नहीं होगा। सड़क निर्माण एक समस्या है, यानी सड़कों का निर्माण करना आवश्यक है, लेकिन केवल सड़कों का निर्माण कर देने से ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य यानी पूरा जो है नहीं होगा। इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी ग्रामीण आबादी का जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनके जो जीवन स्तर है उन्हीं का क्या करना है, ऊंचा उठाना है, यानी उनके जो है रोजगार देना है, उनकी आर्थिक समस्या को सुलझाना होगा, और जो इन्वायरमेंट है उसे जो है अच्छे से रखना होगा। इत्यादि जो है बहुत सारे जो है पैरामीटर हो सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय संदर्भ में जो है ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य। देखिए, एमजी या कह सकते हैं मनरेगा जिसे कहते हैं, इस योजना का जो है नाम चेंज कर दिया गया है। आपको बताना है कि इस योजना का नाम क्या कर दिया गया है। तो यह किया गया है जो है बी बी जो बी भी बी यानी विकसित भारत कर दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी भी GRAMG। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 तक ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी जो है घटकर अब कितनी रह गई है। देखिए, यहाँ वर्ल्ड बैंक के अनुसार है 2022-23 का जो है डाटा रहा है, लेकिन यह जो है आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि अभी जो है न्यू डाटा नहीं आया है, इसलिए 2022-23 का आप लोगों को याद रखना है। तो यह हो गया है 2.8%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 2026-27 के बजट में जो है ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि जो है आवंटित की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखना है कितनी आवंटित की गई है। तो 2.73 लाख करोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2.73 लाख करोड़ रुपए जो है 2026-27 का जो बजट है इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो भारत में जो है या कह सकते हैं वर्तमान में कितने प्रतिशत जो है किसान अभी भी अनौपचारिक रूप से जो है ऋण यानी इनफॉर्मल क्रेडिट
जो है स्रोतों पर निर्भर हैं, यानी कहीं न कहीं जो है किसी न किसी से ऋण ले रहे हैं। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत जो है किसान हैं अनौपचारिक जो है ऋण ले रहे हैं। 25% है, 45% है, 65% है, 10% या इनमें से कोई नहीं। तो यह है अप्रॉक्सिमेट जो है 45% जो है किसान ऋण ले रहे हैं अनौपचारिक रूप से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इंटरनेट की पहुंच यानी इंटरनेट जो है पेनिट्रेशन यह कितने प्रतिशत तक हो गई है? देखिए ये क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन जो है आप लोगों को इसे जो है ध्यान रखना है अप्रॉक्सिमेट जो है 80% यानी 78% जो है अभी तक मतलब ग्रामीण स्तर पे जो है इंटरनेट पहुंच चुका है। यानी कह सकते हैं अप्रॉक्सिमेट 20 या 22% जो है अभी भी ऐसे गांव हैं दूर दराज के, वहाँ पे जो है इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। इसी को खाई को अभी जो है मतलब कि भारत सरकार जो है भर रही है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस योजना का लक्ष्य जो है ग्रामीण घरों में नल से जल यानी टैप वाटर क्या करना है? पहुंचाना है। यानी हर घर में क्या करना है कि जो है जल पहुंचाना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत या दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन के तहत ही जो है ग्रामीण जो घर हैं यहाँ पर जो है नल से जल पहुँचाना है। यानी कह सकते हैं आप लोग देखे होंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों को यदि आस-पास में मतलब कि एरिया होगा, वहाँ पे जो है अब बहुत ज़्यादा मतलब कि कार्य कर चल रहा होगा, जो कि घर-घर में जो है वाटर को पहुँचाना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जल जीवन मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ग्रामीण विकास के प्रशासनिक ढांचे में किन संस्थाओं को सशक्त बनाने पर जो है जोर दिया गया है? आपको बताना है कि ग्रामीण विकास के प्रशासनिक ढांचे में किन संस्थाओं का जो है योगदान सबसे अधिक होगा, उन्हीं को जो है सशक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नगर पालिकाएं, कारपोरेट संस्थान, पंचायती राज संस्थाएं हैं या केंद्रीय पुलिस बल, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ना तो नगर पालिकाएं होंगी, एक कार्य करती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है शहरों पे। कारपोरेट संस्थाएं भी नहीं होगी, पंचायती राज संस्थाएं या केंद्रीय पुलिस। तो केंद्रीय पुलिस जो है बल नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत राज जो विभाग है। इन्हीं के जो संस्थाएं हैं यही कार्य करेंगे ग्रामीण विकास के लिए। यानी ग्रामीण संस्थाओं में ग्रामीण विकास या कह सकते हैं ग्रामीण में जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी कार्य होता है पंचायती राज विभाग के द्वारा ही किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है 2025-26 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है? देखिए कृषि क्षेत्र इसलिए पूछा गया है क्योंकि सभी कार्य जो कृषि से रिलेटेड है कहाँ पे होते हैं? ग्रामीण में होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को आप इसे जो है याद रखना है। तो यह हो गया है 3.1%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रीय असमानता यानी रीजनल जो इनइक्वलिटी है ग्रामीण विकास में एक क्या है? चुनौती है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए ग्रामीण विकास में अभी जो है क्या है एक मतलब कि असमानता जो है क्षेत्रीय असमानता है ग्रामीण विकास में क्या है? यह चुनौती है। इसका कारण आपको बताना है कि क्या रहा है। केवल शहरों और गाँवों के बीच जो है अंतर, इस कारण से यह पूर्वी और पिछड़े राज्यों जैसे कि यूपी और बिहार में जो है विकास धीमी क्या रही है? धीमी बहुत रही है। या केवल पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर है, या डिजिटल साक्षरता में अंतर है, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के पूर्वी और पिछड़े जो राज्यों हैं जैसे कि पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं यूपी और बिहार, यहाँ पे जो है विकास क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, यानी बहुत ज़्यादा धीमी है इसी के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राचीन काल में जो है वैदिक साहित्य के अनुसार ग्राम के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? आपको बताना है कि यहाँ पे देख लीजिए प्राचीन काल पूछा है, तो वैदिक साहित्य के अनुसार जो गांव के प्रमुख अधिकारी होते हैं उन्हें कहा जा सकता था ग्रामीणी या आमिकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न तो पटवारी न कि मुकद्दम। मुकद्दम कहा जाता है जो सल्तनत काल में, ग्रामपति भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी ग्रामीणी या आमिक। किस ब्रिटिश वायसराय को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड रिपन को, या लॉर्ड कर्जन को, या इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड जो रिपन है इसी को कहा जाता है भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का पिता यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्यकाल में ग्रामीण विकास के दौरान राजस्व संग्रह यानी रेवेन्यू जो कलेक्शन है इसका कार्य मुख्य रूप से कौन करता था? चौधरी करता था, मुकद्दम करता था, पटवारी करता था, या नाडू, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो मध्यकाल है इसमें जो है ग्रामीण जो प्रशासन के दौरान क्या करना है? राजस्व कलेक्शन यानी रेवेन्यू जो कलेक्शन है इसी का कार्य मुख्य रूप से कौन करता था? यह करता था आप लोगों को ध्यान रखना है कि पटवारी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का जो है निर्देश दिया गया है? तो यह दिया गया है आर्टिकल नंबर जो 40 है इसी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आर्टिकल नंबर 40 में जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का कार्य दिया गया है। बलवंत मेहता समिति जो 1957 में आई थी, इन्होंने जो है पंचायती राज के लिए कितने जो है स्तरीय ढांचे की जो है सिफारिश की थी? 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, 1 स्तरीय या इनमें से कोई नहीं? तो एक ही थी 3 स्तरीय। ध्यान रखना है आप लोगों को, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर यह किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1992 के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 73वां या 74वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? तो यह किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के तहत जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। नवीनतम अनुमानों यानी वर्ल्ड बैंक 2024-5 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण है? तो यह है अप्रॉक्सीमेट, ध्यान रखना है, 63.13 से 64% तक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 63.13% जो है राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत में के जो है मध्यकालीन प्रशासन में जो है ब्राह्मणों के संगठन को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत के जो है मध्यकालीन जो प्रशासन में ब्राह्मणों का संगठन होता था उसे क्या कहा जाता था? तो महासभा कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रामीण समाज में जो है ऋण ग्रस्तता यानी इनडेप्टेडनेस को किस प्रकार की समस्या को माना जाता है? यानी समस्या जो है इस प्रकार की समस्या को क्या कहा जाता था? सामाजिक समस्या कहा जाता था, आर्थिक समस्या कहा जाता था, राजनीतिक या सांस्कृतिक या इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ पर ऋण होगा कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड होगा, तो सामाजिक तो होगा नहीं, राजनीतिक भी नहीं होगा, सांस्कृतिक भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक समस्या कहा जाता था। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता हम की भावना यानी फीलिंग ऑफ वी का क्या अर्थ होता है? केवल जो है अपने परिवारों के बारे में सोचना होता है, या गांव के प्रति जो है सामुदायिक एकता और जुड़ाव रखना होता है, या शहर की ओर पलायन की इच्छा करना होता है, या जातिगत जो है भेदभाव को बढ़ावा देना होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि कौन सा जो है आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन में। तो ग्रामीण समाज के जो प्रमुख विशेषता है कि हम की भावना यानी फीलिंग ऑफ यू का जो अर्थ होता है यह होता है कि गांव की जो है प्रति जो सामुदायिक एकता है और उससे क्या है जुड़ाव होता है, यानी गांव के प्रति सामुदायिक एकता और जुड़ाव से रिलेटेड होता है हम की भावना से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। वैदिक काल में प्रशासन की जो है सबसे छोटी जो इकाई होती है वह कौन सी होती? आपको बताना है, ग्राम थी, बीस थी, कुल थी, या जन थी, या इनमें से कोई नहीं? तो यह थी कुल, जिसे परिवार कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कई कुलों के समूह से जो है मिलकर बनने वाली जो है इकाई ग्राम कहलाती थी। इसका जो है प्रमुख क्या हो कहा जाता था? आपको बताना है। देखिए, कई कुलों के समूह से मिलने का क्या बनते था? तो ग्राम बनता था। अब इसका जो ग्राम है इसका जो है एक प्रमुख होता था। आपको बताना है उसी प्रमुख को क्या कहा जाता था? कुलपति कहा जाता था, बीसपति, ग्रामीणी, जनपति, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था ग्रामीणी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय प्रशासन की पिरामिड संरचना में विष का प्रमुख कौन होता था? आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय जो प्रशासन की पिरामिड संरचना में जो विष है इसका प्रमुख कौन होता था? सम्राट, ग्रामीणी, गोप, या बीसपति, या वीरपति, या इनमें से कोई नहीं? तो होता था बीसपति या वीरपति। आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ से या साहित्य से मिलता है? आपको बताना है कि जो ग्राम शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ या साहित्य से मिलता है? तो आपको बताना है कि किससे मिलता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति से, वैदिक साहित्य से, या अथर्ववेद से? तो ये मिलता है वैदिक साहित्य से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथर्ववेद के अनुसार समिति के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है। राजन को, ईशान के, महत्तर को, या मौगौलिक से, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि अथर्ववेद के अनुसार जो समिति है इसी के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? तो कहा जाता था ईशान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मनुस्मृति के अनुसार 100 गांवों का जो प्रमुख है उसे क्या कहा जाता था? दसी, ग्रामिक, या शतपथ ग्रामपति, या बीसपति, या इनमें से कोई नहीं? तो कहा जाता था शत ग्रामाधिपति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
प्राचीन काल में जो है ग्रामीणी के कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो जो ग्रामीणी होता है इसी के संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि क्या राइट हो जाएगा। इसका जो कर्तव्य होता था गांव की रक्षा करना, या ग्राम सभा की बैठक को बुलाना था, या कर बलि या भाग का संग्रह करना था, या राजा के राज्याभिषेक में जो है भाग लेना था, या उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ग्रामीणी का जो कर्तव्य है यह गांव की रक्षा करना, ग्राम सभा की बैठक बुलाना, कर या बलि या भाग का संग्रह करना और राज्य के राज्याभिषेक में भाग लेना एक्सेट्रा जो है यानी राइट आंसर हो जाएगा ई, यानी उपयुक्त में से सभी। ये सभी के सभी जो कर्तव्य या कह सकते हैं कार्य यह ग्रामीण के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो मौर्य काल से हैं रिलेटेड। कौटिल्य इनके अनुसार जो है 5 से 10 गांवों के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था। ग्रामकूट कहा जाता, गोप, पटवारी कहा जाता था, दसी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल के अनुसार आप लोगों को ध्यान रखना है 5 से 10 गाँव के जो प्रभारी होता था अधिकारी उससे क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। दक्षिण भारत में सामान्य जो है ग्रामीणों की जो संस्था होती थी उसे क्या कहा जाता था। उर कहा जाता था, सभा कहा जाता था, समिति, मौजा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह कहा जाता था उर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उर जो है दक्षिण भारत में सामान्य जो ग्रामीण वाली संस्था होती थी उसे कहा जाता था। प्राचीन ग्रामीण जो है प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। पूर्णतः यह केंद्रीय कृत शासन था, या स्वायत्तता और लोकतांत्रिक निर्णय की प्रक्रिया थी, या केवल सैन्य शासन था, या बाहरी हस्तक्षेप की अधिकता था इसमें, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जो प्राचीन ग्रामीण प्रशासन की मुख्य विशेषता हुआ करती थी स्वायत्तता के साथ साथ लोकतांत्रिक निर्णय की प्रक्रिया करना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मध्यकाल जो सल्तनत और मुगल काल से रिलेटेड है, इसमें जो है गांव के प्रशासनिक जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था। पटवारी कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था, या चौकीदार, या आमत्य कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या कहा जाता था। तो मध्यकाल में जो है गांव का जो प्रशासनिक प्रमुख होता था इसे कहा जाता था मुकद्दम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुगल काल में जो है गांव के लेखाकार यानी विलेज जो अकाउंटेंट है इसके रूप में कौन कार्यरत था, जिसका मुख्य कार्य क्या था, भूमि को रिकॉर्ड करना था। आपको बताना है कि जो मुगल काल में जो है गांव का लेखाकार यानी विलेज अकाउंटेंट के रूप में कौन कार्य करता था, जिसका कार्य क्या होता था, तो इसका कार्य होता था भूमि का रिकॉर्ड करना। चौधरी करता था यह कार्य, या सिकदार करता था, पटवारी करता था, वतनदार करता था, इनमें से कोई नहीं। तो यह करता था पटवारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शिवाजी के काल में जो है ग्रामीण स्तर पर राजस्व और रिकॉर्ड रखने वाला जो क्लर्क है या लेखाकार है उसे क्या कहा जाता था। पाटिल कहा जाता था, कुलकर्णी कहा जाता था, देशमुख कहा जाता है, पेशवा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिवाजी के काल में जो ग्रामीण स्तर पर राजस्व का और रिकॉर्ड रखने वाला जो क्लर्क है या लेखाकार जो होता था उसे कहा जाता था कुलकर्णी। आप लोगों को ध्यान रखना है यह जो है पाटिल की सहायता करने के लिए बनाया गया था। किस महापुरुष ने जो है गांव पंचायतों को जो है स्थानीयता, उपेक्षता और जातिवाद का गढ़ कहकर उनकी जो है आलोचना की थी। आपको बताना है महात्मा गांधी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, या सरदार पटेल ने, या ये होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं इन्होंने जो है ग्राम पंचायतों को जो है स्थानीयता, उपेक्षता और तथा जातिवादी का गढ़ कहकर उनकी जो है आलोचना की थी। यानी जो है यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे यह जो है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड यानी कह सकते हैं पंचायती राज विभाग या जो है गाँवों से मतलब आलोचना करते थे, इसके जो है विरोधी थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि गांधी जी जो है इसके सपोर्टर थे। मध्यकाल में जो है पंचायतों के स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी में कमी आने का मुख्य कारण क्या था। गांव के जो है पूर्ण शहरीकरण करना था, जमींदारी और जो जागीरदार थे इन जैसों को क्या करना था, केंद्रीकृत राजस्व प्रणालियां करना था, या जनसंख्या में क्या होती है, भारी गिरावट होती है, या विदेशी व्यापार का उदय, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मध्यकाल में जो पंचायतों के स्वायत्तता में कमी होने का मुख्य कारण है जमींदारी और जो जागीरदारी है इन जैसों के मतलब कि इन जैसे कि केंद्रीकृत राजस्व प्रणालियां होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में चोल शासन के दौरान सामान्य ग्रामीणों की संस्था को क्या कहा जाता था। आपको बताना है ऊर कहा जाता था, महासभा कहा जाता था, नाडू, पाटिल, या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत में ध्यान रखना है चोल शासन के जो दौरान सामान्य जो ग्रामीण की संस्था होती थी उसे कहा जाता था ऊर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के प्रशासन में गांव यानी गांव
का जो है दिन प्रतिदिन प्रशासन किस अधिकारी के द्वारा संभाला जाता था? कुलकर्णी, देशपांडे, पाटिल, मुकद्दम या इनमें से कोई नहीं। तो यह संभाला जाता था पाटिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्यकालीन प्रशासन के चौधरी की मुख्य भूमिका क्या थी? आपको बताना है कि जो मध्यकालीन प्रशासन में एक चौधरी होते थे उनकी जो है मुख्य भूमिका क्या होती थी? केवल सुरक्षा प्रदान करना होता था इनका कार्य, या विवाद जो है समाधान और न्याय में सहायता करना था, या विदेशी में हनानुमुख क्या करना था, सेवा करना था, या केवल धार्मिक शिक्षा देना था, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कार्य था इनका विवाद समाधान और न्याय में सहायता देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल प्रशासन और गांव के बीच मुख्य कड़ी यानी मेन लिंक के रूप में कौन सा अधिकारी जो है कार्य करता था? पटवारी, मुकद्दम, जागीरदार या मनसबदार, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। तो मुगल प्रशासन और जो है गांव के बीच जो है मुख्य कड़ी के रूप में जो कार्य करता था उसे कहा जाता था मुकद्दम, यानी मुकद्दम ही जो है मुगल प्रशासन और गांव के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद जो है 1952 में शुरू किए गए किस कार्यक्रम ने जो है ग्रामीण विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? मनरेगा ने, जल जीवन मिशन ने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, या प्रधानमंत्री आवास योजना ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यह मुख्य भूमिका जो है निभाई है सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है, तो यही तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड को लागू किया था, जो राजस्व, न्याय और पुलिस के क्या करता था? पृथक्करण पर आधारित था। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या लॉर्ड कैनिंग, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है राइट आंसर। तो ध्यान रखना है 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसी में जो है राजस्व, न्याय और पुलिस के पृथक्करण पर यह जो है आधारित था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में जो है स्थानीय स्वशासन का पिता यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता था? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1793 के जो है परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का अस्थायी जो मालिक है यह किसे घोषित कर दिया गया था? किसानों को, ग्राम पंचायतों को, जमींदारों को, या ब्रिटिश सेना को, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि अस्थायी बंदोबस्त जो 1793 ईस्वी में आया था इसी के तहत जो है भूमि का अस्थायी मालिक किसे घोषित किया गया था? तो जमींदारों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1870 के लॉर्ड मेयो प्रस्ताव का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना का पुनर्गठन करना था, वित्तीय विकेंद्रीकरण करना था, अकाल संहिता का निर्माण करना था, उच्च शिक्षा में सुधार करना था, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1870 के लॉर्ड मेयो प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य था वित्तीय विकेंद्रीकरण था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है लागू उस व्यवस्था को क्या कहते थे जहां पर क्या होता था? किसानों को जो है सीधे राज्य को राजस्व देते थे। तो आपको बताना है कि मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है इसी पे जो है एक व्यवस्था लागू की गई थी जो किसान जो है सीधे राज्य को जो है राजस्व देते थे। मालवाड़ी जो व्यवस्था थी यह जागीरदारी प्रणाली, या रैयतवारी प्रणाली, या इजारेदारी व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो यह था रैयतवारी प्रणाली, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश काल में जो है किसानों पर पड़ने वाले जो है तिगुने बोझ यानी ट्रिपल बर्डन में कौन सा जो है शामिल नहीं थे? आप सॉरी माफ कीजिएगा, कौन कौन शामिल थे यह आपको बताना है। सरकार, जमींदार, साहूकार, राज्य, व्यापारी और पंचायत, या ब्रिटिश संसद, वायसराय और सेना शामिल था, या यूरोपीय बाजार, पोर्ट ट्रस्ट और रेलवे, इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश काल में किसानों पर जो है लगने वाला जो है तिगुने बोझ में जो है शामिल था सरकार, जमींदार और साहूकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत में प्रचलित महालवारी प्रणाली के तहत राजस्व का आधार क्या था? प्रत्येक व्यक्तिगत किसान, या पूरा गांव, या महाल यानी सामूहिक रूप से देना था, केवल नकदी फसलें, केवल शहरी क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं? तो यह क्या होता था कि पूरा के पूरा गांव जो है कर देता था, यानी पूरा गांव या महाल सामूहिक रूप से जो है महालवारी प्रणाली के तहत जो है राजस्व देता था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कृषि के व्यावसायीकरण यानी कमर्शलाइजेशन के तहत किन फसलों को उगाने के लिए जो है मजबूर किया गया था? आपको बताना है। केवल जो है गेहूं, चावल, नील, अफीम, सॉरी माफ कीजिएगा, केवल गेहूं और चावल को, या नील, अफीम और कपास, या फल और सब्जियां, या औषधि और मसाले, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। तो
आपको बताना है कि ब्रिटिश काल में कृषि के व्यवसायीकरण यानी कमर्शलाइजेशन के तहत किस फसलों को उगाया जाना मजबूर किया गया था। तो यह किया गया था नील, अफीम और कपास को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल यानी फेमिनेंस बढ़ने का जो है मुख्य कारण क्या था। बहुत अधिक वर्षा का होना था, या खाद्यान्न फसलों की जगह जो नकदी फसलों का उत्पादन करना था, किसानों को कर में क्या करना था, छूट देना था, या जनसंख्या में तेजी से पलायन था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल पड़ने का मुख्य कारण क्या था। तो यह था खाद्यान्न फसलों की जगह जो नकदी फसलें होती थी, जैसे कि नील, खेती करने में मजबूर करना, यही समस्या थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। आपको बताना है ग्राम न्यायालय की, जिला और तालुका बोर्ड की, सहकारी बोर्ड की, सहकारी बैंक की, या कृषि उपज मंडी की, या इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड रिपन के 1882 के जो प्रस्ताव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जिला और तालुका बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है 1882 में जो है प्रस्ताव किया गया था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है 1914 से 1920 के दौरान बंगाल में शुरू किए गए एक ग्रामीण पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट था, उसका आप लोगों को नाम बताना है कि क्या था। सेवाग्राम योजना था, मार्तंड प्रोजेक्ट था, या श्री निकेतन प्रोजेक्ट था, या गुड़गांव प्रोजेक्ट था, या इनमें से कोई नहीं। तो यह था श्री निकेतन प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1921 में जो है डॉक्टर माफ कीजिएगा, डॉक्टर सस्पेंसर हैच YMCA के द्वारा शुरू किए गए मार्तंड जो प्रोजेक्ट है, यह मुख्य सिद्धांत क्या था, इसका आपको बताना है। मजदूर मंजिल था, या हेड हर्ट हैंड था, या ग्राम स्वराज था, करो या मरो था, या इनमें से कोई नहीं। तो यह था हेड हर्ट एंड हैंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजदूर मंजिल के सिद्धांत पर आधारित जो है नीलोक खेड़ी प्रोजेक्ट जो 1948 में शुरू किया गया था, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था। अल्बर्ट मेयर, एस के दे, BT कृष्णमाचारी, महात्मा गांधी जी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो है नीलोक खेड़ी जो प्रोजेक्ट है 1948 में शुरू किया गया था, जो मजदूर मंजिल के सिद्धांत पर आधारित था, यह जो है शुरू किया गया था SK दे के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 64 गाँव में शुरू किया गया एटावा प्रोजेक्ट जो 1948 में शुरू किया गया था, जो आगे चलकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP का जो है मुख्य आधार बना, उसके प्रणेता कौन थे, आपको बताना है। FAL ब्रेन, आर्थर टी मोसार, अल्बर्ट मेयर, डॉक्टर अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन थे। ते थे अल्बर्ट मेयर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर जो है 40, तो अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में है जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की शुरुआत कब की गई थी। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1952 को, 14 नवंबर 1956 को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ध्यान रखना है आप लोगों को, 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची के अनुसार स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट की सूची का विषय है, आपको बताना है। यूनियन लिस्ट का यानी संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची, या अवशिष्ट शक्तियों का, इनमें से कोई नहीं। तो 7वीं अनुसूची के अनुसार जो स्थानीय शासन है यानी लोकल जो गवर्नमेंट है, यह ध्यान रखना है राज्य सूची का विषय है यानी स्टेट लिस्ट का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 58। 1920 में पंजाब, जिसे अब मतलब पंजाब से अब जो है हरियाणा बन गया है, तो अब जो है हरियाणा में पड़ता है कौन, गुड़गांव। यहाँ पे जो है कृषि सुधार और स्वच्छता के लिए गुड़गांव जो है प्रोजेक्ट किसने चलाया था, आपको बताना है। लॉर्ड रिपन ने, FAL ब्रेन ने, सस्पेंसर हैच ने, अल्बर्ट मेयर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यह चलाया था FAL ब्रेन ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने 1936 में वर्धा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1936 में वर्धा जो महाराष्ट्र में पड़ता है से अपनी जो है सेवाग्राम योजना के तहत कितने बिंदुओं वाला रचनात्मक कार्यक्रम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यह दिया था। तो यह दिया था 18 बिंदुओं वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के कार्यान्वयन के लिए
प्रशासनिक रूप से किस स्तर यानी लेवल को चुना गया था? जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक खंड स्तर पर या राज्य स्तर पर या इनमें से कौन है? तो देखिए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसके जो है कार्य के लिए प्रशासनिक रूप से जो है ब्लॉक स्तर यानी खंड स्तर को जो है चुना गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ब्लॉक स्तर पर जो है सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम जो है कार्य करता है। इतना आप लोगों को जरूर याद रखना है। भारत निर्माण योजना की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ध्यान रखना है जो भारत निर्माण योजना की शुरुआत है, आप लोगों को ध्यान रखना है कब की गई थी? तो 2005 में। तो यहाँ क्या है 2004, जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है यह जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी भारत निर्माण जो योजना है। तो यह नहीं होगा। बचा कौन सा? APJ अब्दुल कलाम भी नहीं होंगे, जो 2006 में, ये भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, न ही 2 अक्टूबर 2005 को सोनिया गांधी जी के द्वारा। यह शुरू किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा 16 दिसंबर 2005 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत निर्माण योजना जो है मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के कितने प्रमुख घटकों यानी कंपोनेंट पर यह केंद्रित थी, आपको बताना है। जो भारत निर्माण योजना है यह मुख्य रूप से जो ग्रामीण विकास में कितने प्रमुख घटकों पर जो है आधारित थी? 4, 5, 6 या 8 या इनमें से कोई नहीं? तो यह थी 6। ये कौन कौन से जो है 6 घटक थे? तो ध्यान रखना है, सड़क पर, सिंचाई, आवास, पानी, बिजली और दूरसंचार पर आधारित थी। यह योजना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के तहत जो है ग्रामीण आवास घटक का लक्ष्य 2009 तक कितने घर बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया था? तो यह रखा गया था 60 लाख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंचाई के क्षेत्र में भारत निर्माण योजना का जो लक्ष्य है यह कितने अतिरिक्त क्षेत्र में जो है सिंचाई क्षमता पैदा करना था? तो 50 लाख हेक्टेयर में या 1 करोड़ हेक्टेयर में, 2 करोड़ हेक्टेयर में, 75 लाख हेक्टेयर में या इनमें से कोई नहीं? तो यह था 1 करोड़ हेक्टेयर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण सड़क घटक के तहत कितने या किन किन गाँवों को जो है सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया था? तो ध्यान रखना है जो है रूरल एरिया में, जैसे कि जो है पहाड़ी क्षेत्र में है जो है वहाँ पे 500 था और जो है सामान्य मैदानी क्षेत्रों पे 1000 था। तो यह नहीं होगा, तो बी नहीं होगा। केवल जनजाति क्षेत्र के गांव को नहीं जोड़ना था, मतलब किसका? केवल गांव जिलों के मुख्यालय भी से दूर, यह भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है क्या था? तो 1000 प्लस वाले गाँव को जोड़ना था और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 प्लस वाले गाँव को। तो ध्यान रखना है ग्रामीण सड़क घटक के तहत जो है यदि मैदानी क्षेत्र में जो है 1000 प्लस आबादी वाले गांव हैं तो सभी जो है मौसम वाली जो है सड़कों से जोड़ना इसका जो है लक्ष्य था, और जो है पहाड़ी क्षेत्र में 500 प्लस गांव वाले को। सड़क क्षेत्र में जो है अनुसंधान और विकास R&D के लिए किस संस्थान में स्वतंत्र टेस्टिंग लैब स्थापित करने का उल्लेख जो है मिलता है? आपको बताना है कि सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए जो है किस संस्थान में स्वतंत्र टेस्टिंग लैब स्थापित करने का उल्लेख है? IIT दिल्ली में, CRRI में, NIT हमीरपुर या नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHI या इनमें से कोई नहीं? तो यह है CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी में जो है सड़क क्षेत्र अनुसंधान और विकास के लिए जो है मतलब कार्य करती है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। भारतीय निर्माण के विद्युतीकरण घटक को उस समय किस योजना के माध्यम से जो है लागू किया गया था? सौभाग्य योजना के तहत, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसके तहत, या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या उजाला योजना के तहत? तो यह लागू किया गया था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो इस योजना के अनुसार जो है ग्रामीण दूरसंचार यानी जो है टेलीकम्युनिकेशन का जो लक्ष्य है किस वर्ष और महीने तक जो है पूरा किया जाना था? तो यह था नवंबर 2007 तक। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान 2025-26 में जो है भारत निर्माण योजना के ग्रामीण आवास घटक को किस नाम से जाना जाता है और चलाया जा रहा है? तो इंदिरा गांधी आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, या मुख्यमंत्री आवास योजना या दीनदयाल आवास योजना, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है भारत निर्माण योजना जो ग्रामीण आवास का मतलब घटक है, कहीं न कहीं जो है ग्रामीण लोगों को क्या कर रही है? आवास दे रही है। यह जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है कार्य कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लॉन्च किए गए PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस चरण यानी उसका फेज नंबर आपको बताना है कि जिसके तहत 25,000 बस्तियों को जोड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो यह था
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो योजना है फेज नंबर 4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी के तहत जो है 25,000 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है जो है 2029 तक जो है चलेगी योजना, जो है आप लोगों को ध्यान रखना है फेज नंबर 4। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद इसका जो है और जो है वीडियो आएगा। अभी तो हम लोग केवल इतिहास से देखे हैं, अभी इसके योजनाएं बाकी हैं, आप लोग ध्यान रखना है, बहुत सारी है इससे रिलेटेड, क्योंकि 5 नंबर आता है। तो मैं आप लोगों को 7 से 8 वीडियो में जो है सभी कंप्लीट करा दूंगा। यदि आप लोग देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आप लोगों को एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।